हेलो फ्रेंड्स, टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज है उसका डे 16 का सेट को डिस्कस करेंगे, जो 17 फरवरी 2025 को डिस्कस करवाया गया था। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया, उनके नाम क्या है? तो याद रखेंगे, ये हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को समर्पित किया, जिसमें शामिल है परम रुद्र, उसके बाद है अकरा और एक है अरुणिका। याद रखेंगे, परम रुद्र, अकरा और अरुणिका। यह 3 जो सुपर कंप्यूटर है यह स्वदेश निर्मित है और यह भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? तो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा जो सुपर कंप्यूटर है वह चीन के पास है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए शक्ति सैट मिशन के संबंध में सही कथन को छाटिए। तो जो शक्ति सैट मिशन है इससे संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि शक्ति सैट मिशन जो है इसको एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है, इसका उद्देश्य जो है शक्ति सैट मिशन का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर यह 100 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 100 देशों की लगभग नहीं 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है, इसका उद्देश्य इसरो के चंद्रयान 4 के मिशन के तहत एक उपग्रह प्रक्षेपण करना है। यह भी बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेष वेधशाला का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो जो मेष वेधशाला है इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। याद रखेंगे, और लद्दाख के वर्तमान गवर्नर जो हैं यह बनाए गए हैं बीडी मिश्रा। याद रखेंगे, लद्दाख के जो गवर्नर है यह बीडी मिश्रा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में यूपीआई लेनदेन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में यूपीआई लेनदेन का जो हिस्सा है वह लगभग 80% है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वह एयरटेल है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंक की कुल कितनी शाखाएं खोली जाएगी? तो ऐसी योजना बनाई गई है कि पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंकों की लगभग 100 शाखाएं खोली जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया है? तो दुनिया का पहला जो 6G डिवाइस है यह जापान में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, जीमैक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो जो जीमैक्स अभ्यास है यह भारत और जापान के बीच में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है यह 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। वहीं भारत का जो दूसरा परमाणु परीक्षण है यह 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में किया गया था। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 94 में, इसका जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा था और जो दूसरा था इसका मिशन शक्ति था। नेक्स्ट है, भारत के पहले एआई शिक्षण आइरिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो भारत के पहले जो एआई शिक्षण आइरिस है इसका जो अनावरण किया गया है केरल में किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया है? तो यह है काकरापाड़ा। याद रखेंगे, काकरापाड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसमें नए 2 रिएक्टर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोबा 3 मिशन को किस अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो हाल ही में प्रोबा 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष से अनुसंधान से प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो भारत का
पहला जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है यह गगनयान हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज के 5 वर्षों के निश्चित कार्यकाल की अनुमति किस समिति द्वारा दी गई है? तो पंचायती राज के 5 वर्षों के जो निश्चित कार्यकाल है इसकी जो अनुमति है यह JV के राव समिति के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई है? तो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान जो है यह किस भाग में अवस्थित है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग यह आर्टिकल 148 में वर्णित है और इसका जो उल्लेख किया गया है भाग 5 में किया गया है। याद रखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध आर्टिकल 148 से और भाग 5 में है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है? तो अनुच्छेद 88 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी जो होते हैं इनको संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। और महान्यायवादी जो होता है यह सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है यह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। याद रखेंगे, चोल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार जो है यह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसका शासनकाल जो है इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है जेम्स प्रिंसेप को हुई थी और यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। याद रखेंगे, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ जेम्स प्रिंसेप को 1837 में इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, इसमें सही मिलान करना है। पहला है अगस्त प्रस्ताव जो है यह 8 अगस्त 1940 को आया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी यह 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी और क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में आया हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। याद रखेंगे, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 हो जाएगा, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 हो जाएगा और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है? तो आधुनिक इतिहास के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है इसको दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया है। साथ ही याद रखेंगे कि दिल्ली चलो का जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिन की भूख हड़ताल की घोषणा कर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की 21 दिन की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है, मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो मिशन दिव्यास्त्र जो है इसका संबंध अग्नि 5 से संबंधित है। नेक्स्ट है, गणगौर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गणगौर उत्सव का जो आयोजन है यह राजस्थान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें जो कार्यपालिका होती है यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, प्रथम प्रतिजैविक जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज है यह फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की जो स्थापना की गई थी यह 1985 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा गया है? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव को रखा गया था। नेक्स्ट है,
एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो निर्माण है यह राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। याद रखेंगे, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है इसके अकॉर्डिंग राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। जो महाधिवक्ता होता है यह किसी भी राज्य का सबसे उच्च विधि अधिकारी होता है। जैसे भारत में सबसे उच्च विधि अधिकारी जो होता है वह महान्यायवादी होता है, वैसे राज्यों में भी सबसे उच्च विधि अधिकारी जो होता है वह महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में अवस्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो है लारकाना जिले में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा वह मोहनजोदड़ो है, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल तो वह राखीगढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक जो है यह राजीव गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के वैसे प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत के वैसे प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था तो वह हो जाएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से R37 नामक कब्र मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता है वहां से R37 नामक कब्र पाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व बना है यह माधव को घोषित किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का जो है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 48A राज्य या देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा, इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 48A को जोड़ा गया है, जिसमें दिया गया है कि राज्य या देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति किया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वह 33 + 1 जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI मिलाकर के टोटल 34 होती है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 243 के में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसे हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो यह है राजा राम मोहन राय, जिन्हें हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिए किया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, जोनाथन डंकन हो जाएगा यहाँ पे। जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? तो जो हंटर आयोग है यह प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों से संबंधित था। याद रखेंगे, जो हंटर कमीशन था यह उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं था, यह सिर्फ प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रति वर्ष की दर से स्वीकृत की गई? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था 1904 में, इसके अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि जो प्रति वर्ष की दर से स्वीकृत की गई थी। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है यह रिपन के द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया था। याद कर रखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन के द्वारा 1882 में
रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, पुस्तक दिया है और लेखक दिया हुआ है। जैसे बुक का नाम दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यह लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। अगला है गीता रहस्य, तो गीता रहस्य के जो लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। अ नेशन इन मेकिंग जो लिखा गया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, यह 1912 में प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे गीतांजलि का जो है अंग्रेजी संस्करण 1912 में प्रकाशित हुआ था और गीतांजलि को 1910 में लिखा गया था। नेक्स्ट है, कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अहमदनगर किले में लिखी गई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और समाज सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन लिखिए। तो जो द हिंदू लिखा गया था यह इसके जो संपादक थे यह सुब्रमण्यम अय्यर थे। केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाली के एस.एन. बनर्जी थे। हिंदुस्तानी के मदन मोहन जी थे। और जो सुधारक था यह गणेश जी थे। गोपाल गणेश के द्वारा सुधारक का संपादन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी गीता रहस्य। याद रखेंगे गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गणेश उत्सव का शुरुआत किया गया था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शिवाजी उत्सव का शुरुआत किया गया था। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक जो है एम.एन. रॉय के द्वारा लिखी गई थी और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु यह बुक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना % है? तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल जो है यह लगभग 2.5% है। नेक्स्ट है, किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली है? तो यह है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है यह राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। घटप्रभा नहर जो है कर्नाटक में है। उकाई नहर जो है यह गुजरात में है। नीरा जो है नीरा नदी पे है, महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। जो जवाई परियोजना है यह तमिलनाडु न होके यह राजस्थान में हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा हुआ था। जवाई परियोजना जो हो जाएगा यह राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो कार्यवर्ष है 1958 से प्रारंभ हुआ था और इसका जो उद्गम स्थल है यह हरिके बैराज हो जाएगा। याद रखेंगे इंदिरा गांधी जो नहर है इसका जो उद्गम है हरिके बैराज हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उनमें शामिल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। याद रखेंगे सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी के जो जल बंटवारे का विवाद है यह मुख्य रूप से
तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। याद रखेंगे, कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है यह मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक से विवादित है। नेक्स्ट है टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो जो टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है यह भागीरथी नदी और भिलंगाना नदी पर बनाई गई है। याद रखेंगे, टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है भागीरथी नदी और भिलंगाना पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है जिसमें परियोजना दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ है कि किस नदी पे स्थित है। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पे स्थित है। हीराकुंड जो है महानदी पे है। इडुक्की जो है पेरियार पे है और जो नागार्जुन सागर जो है यह कृष्ण नदी पे है। याद रखेंगे, भाखड़ा सतलज पे है, हीराकुंड महानदी पे है, इडुक्की जो है पेरियार पे है, नागार्जुन सागर जो है यह कृष्णा पे हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है हीराकुंड बांध महानदी पर है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मैथन बांध जो है यह दामोदर नदी की एक सहायक नदी जो बराकर नदी है उस पर स्थित है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, जो मैथन बांध है यह दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पे स्थित है। तो सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है। तो जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है यह चिनाब नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जो है यह चिनाब नदी पर स्थित है। इसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है माही बजाज सागर परियोजना, यह जो है गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। अगला जो चंबल परियोजना है यह हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इस ऑप्शन में हरियाणा एवं पंजाब दिया हुआ है तो यह गलत हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो ब्यास परियोजना है यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है यह राजस्थान और पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूचियां नीचे दी हुई है, देखते हैं। पहला जो है बहुउद्देशीय परियोजना है और संबंधित नदी दिया हुआ है, तो मिलान करते हैं। जो रिहंद परियोजना है यह सोन नदी पर स्थित है। उसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है यह बेतवा नदी पे हो जाएगा और टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पे हो जाएगा। उसके बाद जो है रामगंगा परियोजना जो है यह रामगंगा नदी पे हो जाएगी। याद रखेंगे कि जो रिहंद परियोजना है यह हो जाएगी सोन नदी पे, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है यह बेतवा नदी पे हो जाएगी। उसके बाद टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है और रामगंगा जो परियोजना है यह रामगंगा नदी पे है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। मूल अधिकारों का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक किया गया है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है इनका उद्देश्य देश में व्यक्तियों की नहीं बल्कि कानून की सरकार बनाना है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है मूल अधिकार से संबंधित यह पूर्ण नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। डीपीएसपी के अकॉर्डिंग राज्य सरकार को जो निर्देश दिए गए रहते हैं मूल अधिकारों से संबंधित वह कुछ को लागू कर सकता है और कुछ को लागू नहीं भी कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग मतलब राज्यों के अकॉर्डिंग होता है और इसके विरोध में कोई व्यक्ति न्यायालय तक नहीं जा सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 जो हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है?
तो भारत के नागरिकों के लिए स्पेशल जो है वह है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। याद रखेंगे कि भारत के जो मूल निवासी है भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार मुख्यतः दिया गया है 15, 16, 19, 29 और 30, और यह विदेशियों को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर जो रोक है यह अनुच्छेद 23 लगाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है यह मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का जो अधिकार है दिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 का जी है उसमें दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी पेशे को चुन सकता है और कोई भी व्यवसाय कर सकता है। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है आर्टिकल 21 के कौन में डाला गया है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें डाला गया है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो 1922 में दिया हुआ है उसके अंतर्गत है आर्टिकल 21 का इसके अकॉर्डिंग डाला गया है। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें मूल अधिकार दिए हुए हैं और अनुच्छेद दिया हुआ है। पहला है कारखानों में बालकों के नियोजन को जो प्रतिषेध किया जाता है यह अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। और बलात् श्रम का जो प्रतिषेध किया जाता है, बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग किया जाता है। और अल्पसंख्यकों के हितों की जो सुरक्षा है अनुच्छेद 29 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 जो है यह राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया है? तो यह हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो इनका कार्यकाल जो था 1977 से लेकर के 1979 तक था। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इसे 300 के ए में डाला गया है जो कि एक लीगल राइट है। नेक्स्ट है जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण ने के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रीट जारी की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेषण रीट। यानी जो हायर कोर्ट होता है अपने लोअर कोर्ट को जो देता है अपने अधिकरण से देता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेषण रीट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 19 का 1 का क्लॉज ऑप्शन ई है, इसके अकॉर्डिंग भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है मालिक के कारखाने में कार्य करने की बाध्य किया जाता है और इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ होता है? तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है जो आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है? तो जो अनुच्छेद 32 है इसके अकॉर्डिंग जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया जाता है यह न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। नेक्स्ट है संसद संविधान के जो अध्याय 3 है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया है? तो यह निर्णय जो दिया गया है गोलकनाथवाद जो है 1967 के, जिसमें 11 न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया है और ओलंपिक और
पैरा ओलंपिक जो है यह पेरिस में आयोजित किए गए थे, किए जाएंगे। याद रखेंगे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया है और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो है यह पेरिस में आयोजित होगा।